हाँ जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। देखो अज आप करन जा रहे हैं कंकरेंट फोर्सेस बारे। वट आर कंकरेंट फोर्सेस? प्रूव दैट अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस F1, F2 and F3 a body will be in equilibrium when F1 plus F2 plus F3 equal to 0। इक्विलिब्रियम की होंदा, देखो इक्विलिब्रियम होंदा वो कंडीशन जदों कि एक पॉइंट ते तीनों फोर्सेस लग रही हो, जिवें वो पॉइंट ते तीन फोर्सेस लग रही ने F1 F2 F3 ते आ पॉइंट या इत्थे जिहड़ा पार्टिकल है मूव ना करे। सो तिन्हां दे कंबाइंड इफैक्ट अंडर ये मूव ना करे, ये अपनी पोजीशन ना छड्डे, तो आपां कहांगे कि इक्विलिब्रियम विच है अंडर द इफैक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस। ठीक है, तो उन्होंने आप कंकरेंट फोर्सेस क्यों कह रहे हैं? एक पॉइंट से लग रही हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट से फोर्सेस लग रही है, तां करके इन्होंने कंकरेंट कहांगे। इक्विलिब्रियम च तां कहांगे जे तिन्हां दे इफैक्ट वो मूवमेंट उहदे च ना आवे। ठीक है, सो आपां तीन फोर्सेस एक पॉइंट ओ ते लग रही ने F1 F2 ते F3। ठीक है, सो फोर्सेस विच pass through a common point are called concurrent forces। ठीक है, the forces which pass through a common point, ठीक है, the forces which pass through a common point are called concurrent forces। A particle is said to be in equilibrium if the vector sum of the concurrent forces acting on a particle is 0। ठीक है, so vector sum मतलब आ देखो F1 plus F2 plus F3 equal to 0, आ वेक्टर सम ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस है। जे 0 आता है तो फोर्सेस आ रही इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो उनके लिए आप की देखो आप पार्टिकल मान लिया वो तीन फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, सो इफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट under the combined effect of three forces, then the particle is said to be in equilibrium। ठीक है, so under the combined action of F1 F2 and F3, so इन्हां दे combined action under particle जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्विलिब्रियम ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। पैरालोग्राम का डायगनल जोड़ा है OP ये आ दो फोर्सेस का रिजल्टेंट देगा। सो आ रिजल्टेंट जोड़ा ये F1 प्लस F2 आ गया। हम देखो इनके बराबर ही F3 इनके ओपोजिट है, आ F3 है। सो F1 प्लस F3 करांगे क्योंकि F3 जी है वो इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स है। तो आप देखो कि लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 इज गिवन बाय OP। ठीक है ना, इफ F3 is equal to negative of these two। ठीक है ना, sum of these two forces, sum of these two forces है F3 का नेगेटिव हो गए। ठीक है ना, F3 in vector form। ठीक है, ये नेगेटिव हो गए, then the particle is under equilibrium। क्यों भला जिन्नी फोर्स आ है उन्नी फोर्स आ हो जाए तो इधर तो इधर बराबर फोर्स लग रही है, पार्टिकल मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, सो ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल फोर्सेस लग गई तो पार्टिकल मूवमेंट नहीं होएगी। जिन्ना जोर इधर लग रहा है उन्ना ही जोर इधर लग गया समझ लो, तो आ पार्टिकल अपनी जगह ते रहेगा, ये इक्विलिब्रियम च रहेगा। सो आ जिहड़ा इन्हां दोनों का कंबाइंड इफैक्ट आ है तो इनके बराबर आ है, तां करके आपां कहता F3 इज इक्वल टू दिस व्हेन द पार्टिकल इज अंडर द इक्विलिब्रियम। हुण इन्हां दोनों नैगेटिव नूं उधर जावांगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपां कहांगे F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 जिहड़ा आपां प्रूव करना सीगा। ठीक है, सो F1 प्लस F2 प्लस F3 वैक्टर सम ऑफ द थ्री फोर्सेस जिहड़ियां कंकरेंट फोर्सेस ने वो 0 आ गया, तो आप कहेंगे पार्टिकल इज अंडर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो कंकरेंट फोर्सेस ने द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिफाइन फ्रिक्शन। हाउ डू यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की है, देखो अपने को आ एक सरफेस है जिहड़ा ब्लैक लाइन नाल शो किया है। ठीक है ना, ये स्मूथ सरफेस है, ये ऑब्जैक्ट पे है, ये वाला ऑब्जैक्ट इस डायरेक्शन मूव करन लगे आप। ठीक है ना, इस डायरेक्शन फोर्स लगाई, आप ऑब्जैक्ट को इस पासे खिंच रहे हैं, ऑब्जैक्ट इधर मूव करेगा। जो ऑब्जैक्ट की इधर मूव करने की टेंडेंसी होएगी, मतलब मूव करने की कोशिश करेगा,
ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਅਪੋਜ਼ਸ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ। ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਐਕਸ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਸੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਤੇ ਆਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ opposite to the direction of motion। direction of motion ਇੱਧਰ ਹੈ, force of friction ਹਮੇਸ਼ਾ opposite direction 'ਚ ਹੋਏਗੀ direction of motion ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ friction ਦੀ definition ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, friction ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ force of friction ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ friction ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ force of friction। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ force of friction ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ friction ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ what is the cause of force of friction। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਇਹ ਸਮੂਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਪਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਖਾਬੜ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਪਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਖਾਬੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੂਥ ਲੁਕਿੰਗ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ when seen under high power microscope. So when one surface moves over the other, the humps of molecules press against each other and get interlocked. ठीक है, सो ਉਹ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਪਸ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਡ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੌਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੌਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੌਂਡਸ broken and rebuild again and again। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਫੋਰਸ F ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਬਲੋਕ ਦਾ ਵੇਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ W = R ਹੋਏਗਾ, ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਨੋਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਮੀਨਸ
ये विराम अवस्था 'च रहेगा उन्होंने आप स्टेशनरी स्टेट कहने हैं। सो जो तक ये मूव नहीं करेगा उदों तक जिन्नी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनके बराबर फोर्स डिवेलप हो जा रही है ओपोजिट डायरैक्शन च। सो इनू स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहांगे, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होंदी है इन दिस केस W इज इक्वल टू R होएगा एंड F इज इक्वल टू FS हो जाएगा। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, सो स्टेशनरी स्टेट च ਜਿਹੜੀ एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस कर रही है अप्लाइड फोर्स ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ जी देखो नैक्सट क्वेश्चन अपना डिफाइन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और देखो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इत्थे ही आपां गल कर लेंदे आ। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपां देखिया कि जिवें जिवें आपां अप्लाइड फोर्स की वैल्यू वधाने आ ना तो उनके नाल नाल स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी वधदी रहिंदी है उदों तक जदों तक ये मूव नहीं करता। वो टाइम जदों ये अपने मूव करन दे वर्ज ते होएगा, बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, उस टाइम जिहड़ी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होएगी उन्होंने कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जिवें जिवें आपां फोर्स वधाने आ उवें उवें वधदी रहिंदी है उदों तक जो तक ये मूव नहीं करता। जो ये मूव करेगा उदों इहदी मैक्सिमम वैल्यू जिहड़ी है उन्होंने आपां लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहांगे, ठीक है। अगर देखो जिवें जिवें आपां अप्लाइड फोर्स वधा रहे हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उवें वध रही है, तां करके इहनूं आपां सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स कह दिंदे आ। सो इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि ये ब्लॉक जिहड़ा है ये सरफेस ते जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, ठीक है ना, या स्टार्ट करने लगा मूव करना उस टाइम जी वैल्यू इनकी होएगी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होएगी, ठीक है, क्योंकि इतने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ चुकी होएगी उन्नी। सो उनके नाल एडजस्ट करती है। सो मैक्सिमम वैल्यू जो इट इज़ एट द वर्ज ऑफ मूविंग उस वैल्यू को आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहने हैं। हाँ जी देखो नैक्सट क्वेश्चन है स्टेट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो आप हल तक फ्रिक्शन बारे पढ़िया है उनके नाल रिलेटेड ही सारे आप पॉइंट्स ने जिन्होंने आप लॉज ऑफ फ्रिक्शन कह दें। जिमें कि फर्स्ट पॉइंट है द डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ओपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ मोशन। सो आ जी इस पासे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवेलप होएगी मैक्सिमम वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के ओपोजिट डायरैक्शन होंदी है, ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द सरफेसिस ऑफ कंटैक्ट। सो जोड़े सरफेसिस ऑफ कंटैक्ट है उन्होंने टेंजेंशियली जोड़ा ये लगती है, मतलब टेंजेंट के लौंग आ जोड़ा टेंजेंट के लौंग लगेगी जोड़े सरफेसिस के कंटैक्ट है। देखो थर्ड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतने आप एफ लिख लिया लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये एफ जो अप्लाइड फोर्स की उस पहले क्वेश्चन इस नवे क्वेश्चन आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जी है वो एफ लिखी है, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। क्यों, मतलब देखो जो आप अप्लाइड फोर्स जे ब्लॉक का वेट जिन्ना वधेगा उन्नी ज़्यादा आपां एफर्ट करनी पेगी इन्हूं मूव कराने, ठीक है। सो जिन्ना का वेट ज़्यादा होएगा उन्ना ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन जो उपर ਨੂੰ होएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करेगा इनके वेट पर, जिन्ना वेट डाउनवर्ड लगेगा उन्ना ही नॉर्मल रिएक्शन उपर ਨੂੰ लगेगा। सो जिन्ने नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होएगा उन्ना आपां ਨੂੰ एफर्ट ज़्यादा लगानी पेगी तो उन्नी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वध डिवेलप होएगी तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू जी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उनके डिपेंड करेगी। सो अल्टीमेटली आप कहेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। सो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आर आप लिख लेंगे, ठीक है। ये थर्ड लॉ हो गया फ्रिक्शन का। फोर्थ लॉ है द
limiting force of friction is independent of the area of the surface of contact of two bodies as long as normal reaction is constant। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है तो एरिया इन कॉन्टैक्ट ते डिपेंड नहीं करती जिहड़ी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है। ठीक है, सो एरिया घट वध जाए जे नॉर्मल रिएक्शन नहीं घटता वधदा तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं घटेगी वधेगी, सेम रहेगी। मतलब ये डिपेंड किते ते करती है, नॉर्मल रिएक्शन ते। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते डिपेंड नहीं करती। फिफ्थ पॉइंट है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो जे आप सर्फेसिस को बदल देंगे तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट ते डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रिक्शन की जी वैल्यू है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कुछ सर्फेसिस होंगे ने जिन्होंने आपस में फ्रिक्शन की वैल्यू घट होती है, कुछ सर्फेसिस होंगे ने जिन्होंने आपस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो इसलिए आप कह सकते हैं द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। ये 5 लाज ने जिन्होंने आप लाज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायनामिक और किनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, डायनामिक या किनेटिक फ्रिक्शन बारे आप गल करनी है। हम देखो जो कोई चीज़ एक्चुअली मूव कर रही दूसरे सरफेस पर तो उदों जो फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही है उन्होंने आप डायनामिक या किनेटिक फ्रिक्शन कहने हैं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो थोड़ा जिहा घट होंदा है। ठीक है, सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी है मैक्सिमम फ्रिक्शन होंदा है। उस तो बाद जो चीज़ मूव करन लग पैंदी है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी जी घट जाती है कंपैरेटिवली, तो उन्होंने कहते हैं डायनामिक या किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दो तरह का होंदा है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो एक रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि जो कोई बॉडी दूसरे सरफेस उत्ते स्लाइड कर रही है। ठीक है, सो स्लाइड कर रही है इस तरह। सो स्लाइड करने का मतलब है जिमें आप टेबल नूं खिंचीए जमीन तो, ठीक है ना, तो टेबल स्लाइड करता है अगे नूं वधेगा। सो इनू कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन इस तरह डिवेलप होता है उन्होंने स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह देंगे ने। इस तरह रोलिंग फ्रिक्शन की है, जो आप कोई व्हीकल चला रहे हैं उनके व्हील्स ते रोड के जो फ्रिक्शन डिवेलप हो रहा है वैन वन सरफेस इज रोलिंग ओवर द अदर सरफेस। ठीक है ना, एक सरफेस रोल कर रहा है दूसरे सरफेस से तो उदों जो फ्रिक्शन डिवेलप हो रहा है उन्होंने रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन नालों काफ़ी घट होंदी है। ठीक है, इसे करके जोड़े व्हील्स वगैरह ने उन्होंने सर्कुलर बनाया जाता है। ठीक है ना, ताकि सर्विसेज गड्डियाँ वगैरह ईजीली मूव कर सकन। ठीक है, सो जी रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो काफ़ी घट होने करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो। ठीक है, सो हुण आपां इनकी एग्जाम्पल की है व्हील रोल्स ओवर द रोड। ठीक है, सो रोलिंग फ्रिक्शन की द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले। कम्स इन टू प्ले तुहानूं अगे भी दस्सिया कि यह शब्द वरतिया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पहला होंदी नहीं हो, पर जो कोई चीज़ मूव करन लगती उदों डिवेलप होंदी है, तां करके कम्स इन टू प्ले शब्द बोलिया गया। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले when a body rolls over the surface of another body is called rolling force of friction। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन आप करना है ही कोज ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के कारण की है, वट इज़ द कोज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन तुसीं देखो डायग्राम के आप एक व्हील दिखाया जो मूव कर रहा है सरफेस से। सो सरफेस से जो मूव करता है तो ये सरफेस को डिप्रैस कर देता है। जो जोड़े सरफेस से अगे नूं वधदा है उन्होंने थोड़ा डिप्रैस कर देता है। जो डिप्रैस कर देता तो उनके इत्थे एक बंप बन जाता है। ये बंप बंप जी उपर चढ़ के आना पैंदा है, तो उनके लिए जी फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ठीक है ना, एक्सट्रा फोर्स लगानी पैंदी है, वही रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सो इस बंप को ओवरकम करने लई आपां नूं एक्सट्रा एफर्ट करनी पैंदी है, उस एक्सट्रा एफर्ट नूं रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह दिंदे हैं। ठीक है ना, पर यह जो स्लाइडिंग नालों काफ़ी घट होंदी है। ठीक है, हाँ देखो की है इस इत्थे डिप्रैशन बन गया, डिप्रैशन करके अगे बंप बन गया। सो आप इस डिप्रैशन चो व्हील नूं बाहर कढ़ना है तो आपां नूं जिहड़ी एक्सट्रा एफर्ट लगानी पैंदी है व्हील नूं डिप्रैशन चो बाहर कढ़न के अगे लैके जाने लई, वो एक्सट्रा एफर्ट जिहड़ी है वो फ्रिक्शनल फोर्स जिहड़ी रोलिंग फ्रिक्शन के बराबर होएगी। सो व्हील हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द डिप्रैशन टू क्लाइंब द
bump. So thus, and some additional force is required to do so. So which is equal to the rolling friction. ठीक है. So ਇਹ rolling friction ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ additional force ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਬੰਪ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੰਪ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੋਟ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ. ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹੀ ਸੀ. ਸੋ ਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਐਟ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ. ਆਪਾਂ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ B ਤੋਂ C ਤੱਕ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਲਿਮਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਮੂਵ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ when a force is applied to a body at rest, the static force of friction equal to the applied force comes into play. ठीक है ना. आ अप्लाई कर रहे हैं, आ अपने आप डेवलप हो रही है, ये बराबर रहते. ठीक है. so comes into play when the static force of friction becomes maximum. आ पोर्शन जी आप OA की गल कर रहे हैं, इनू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहता तो बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग. ठीक है. OA पोर्शन ये शो कर रहा है. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ when the applied force is greater than the limiting friction, the body starts moving and the friction now is called kinetic friction. ਇੱਥੇ kinetic friction ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ. ਇੱਥੇ limiting friction ਹੈ, ਜਦੋਂ B portion ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ kinetic friction ਕਹਾਂਗੇ and its value is less than the limiting friction and it is shown by BC portion of the graph. Okay, thank you.